पूरा जितना इंपॉर्टेंट है, पूरे 2 नंबर का है यूनिट, तो 2 नंबर के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा डिटेल पढ़ाऊंगा। थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश करूँगा, नहीं तो ये ज़्यादा ले जाता टाइम। चलो, तो मैंने आपको सुबह सुबह बताया था, आज सुबह वाली क्लास में इसको स्टार्ट कर दिया था थोड़ा सा मैंने, और आपको मैंने बताया था कि 16 टाइप के हम क्या पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम क्या है? इस यूनिट का नाम है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। क्या होता है ट्रेड पॉलिसी? बताया था मैंने सुबह। ट्रेड पॉलिसी का मतलब होता है आपकी गवर्नमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है, जो भी टूल्स को यूज करती है, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है, काय के लिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इनकी पॉलिसीज को बनाने के लिए, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, टू प्रमोट और टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी टूल्स लगाती है उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। तो मैंने सुबह सुबह बताया था आज क्या होता है ट्रेड पॉलिसी। डेफिनेशन याद रखना, ट्रेड पॉलिसी मींस ऑल द टूल्स एंड मेजर्स जो भी आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है, यूज करती है, काय के लिए? टू ईदर प्रमोट और रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रमोट और रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सरकार जो भी पॉलिसीज, जो भी टूल्स लगाती है, जो भी मेजर्स उठाती है, उसे बोलते हैं ट्रेड पॉलिसी। और मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेड पॉलिसी 2 प्रकार की होती है मेजरली। एक होते हैं टैरिफ्स, एक होते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स। टैरिफ्स को प्राइस रिलेटेड मेजर भी बोलते हैं क्योंकि इनसे सीधे प्राइस पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। समझ लो, इंपोर्टेड गुड्स पे अगर आप टैरिफ लगाओगे तो वो महंगे हो जाते हैं। ऐसे ही प्राइस के अलावा, टैरिफ के अलावा भी हमारे पास कई चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्राइस मेजर्स या नॉन टैरिफ मेजर्स भी कहते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सुन लो बेटा, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? मेनली ये पढ़ने हैं 16 प्रकार के टैरिफ, फिर नॉन टैरिफ मेजर्स पढ़ेंगे। टैरिफ के अलावा जो होते हैं उसके अंदर 2 होते हैं टेक्निकल और 13 होते हैं नॉन टेक्निकल, ठीक है। 2 टेक्निकल, 13 नॉन टेक्निकल होते हैं, ठीक है। और फिर 4 होते हैं एक्सपोर्ट वाले, तो वो तो बिल्कुल साइड में है। तो इसका मतलब एक्सपोर्ट के हैं ये, तो ये बाकी कौन से हुए? नॉर्मली इंपोर्ट रिलेटेड। तो याद रखो, ये चैप्टर जो है असली में पूरी यूनिट जो है ये 95% किसके बारे में है? इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना है आपको। क्या करना है? इंपोर्ट्स को कम करना है ना, देश में डिस्करेज करना है। तो उसके लिए आप जो साम दाम दंड भेद लगाओगे, पहले टैरिफ लगाओगे, टैरिफ से भी नहीं हो पा रहा है तो नॉन टैरिफ मेजर्स लगाए जाते हैं। जब टैरिफ से भी ना हो पाए, सोचो आप डिस्करेज करो, अब लेकिन टैरिफ की भी तो एक लिमिट है, उससे ज्यादा तो आप टैरिफ भी नहीं लगा सकते हो। WTO आ जाता है डांटने, भाई WTO तो क्या, WTO का क्या उद्देश्य है? खूब होना चाहिए ट्रेड, और अपन क्या कर रहे हैं? उसके कुछ अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, अपन उसकी बात को नहीं मान रहे हैं। तो यार उसका भी एक लिमिट है ना, उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते। तो इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना है तो क्या यूज करेंगे? टैरिफ मेजर्स। जब टैरिफ से भी काम नहीं चलेगा तो नॉन टैरिफ। टैरिफ के अलावा भी तरीके हैं हमारे पास। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं 16 प्रकार के टैरिफ। आज का ये टॉपिक हमारा, कोशिश करेंगे पूरा 16 के 16 आज खत्म करेंगे। तो सुन लो बेटा, सबसे पहले मैंने सुबह भी बताया था टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ मतलब, सर, टैरिफ आर दोस कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस जो लगाते हैं काय पे? कि सब पे, इंपोर्टेड गुड्स पे और एक्सपोर्टेड गुड्स पे। लेकिन इंडिया में मैंने आपको बता दिया था बस कि हम एक्सपोर्ट पे नॉर्मली नहीं लगाते हैं। लेकिन वैसे डेफिनेशन की अगर बात करें तो टैरिफ क्या होता है? वो कस्टम ड्यूटीज, वो टैक्सेस जो काय पे लगते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगते हैं। जो भी गुड्स यहाँ से वहां जा रहे हैं या वहां से यहाँ आ रहे हैं तो उन पे क्या लगता है? टैरिफ लगता है, ठीक है। अच्छा, हर डिफरेंट कमोडिटी पे डिफरेंट रेट्स लगती हैं, किसी पे कम किसी पे ज्यादा होता है। सही, गोल्ड है, पेट्रोल है, इन पे ज्यादा होता है, कई चीजों पे कम होता है, ठीक है। टैरिफ क्या होता है ये भी बताया था मैंने। टैरिफ आर द फाइनेंशियल चार्जेस, वो अमाउंट जो हम वसूलते हैं, क्या कहाँ पे कलेक्ट करते हैं? कलेक्टेड एट द बॉर्डर, जब गुड्स वहां से हमारे क्रॉस होते हैं। कोई भी दूसरे देश से गुड्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं तो व्हेन गुड्स क्रॉस द बाउंड्रीज फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर टेरिटरी, तो हम उनसे क्या वसूलते हैं? फाइनेंशियल चार्जेस, पैसा वसूलते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? टैरिफ कहते हैं। टैरिफ आर यूज्ड टू रेगुलेट द मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स। टैरिफ एक तरीके का क्या है? हम इससे कंट्रोल करते हैं मार्केट को, मार्केट एक्सेस को। हमें जिसको देना है, जिसको मान लो एंट्री देनी है तो उस पर कम लगाएंगे, और जिसको रोकना है हमें तो उस पर ज्यादा लगाएंगे ताकि वो ना आए। भाई सही है, हमारे कोई यार दोस्त हैं तो उनको तो आप अलाउ करोगे, उन पर टैरिफ कम लगाओगे या फिर नहीं लगाओगे। लेकिन जिनको डिस्करेज करना है उनको ज्यादा लगाओगे। अभी अमेरिका ने हमसे गुस्सा हो गया था, अमेरिका, तो हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ाया या कम किया? बढ़ा दिया।
समझ में आ गई मेरी बात? सिंपल सी बात है। हर देश का अपना एक टैरिफ शेड्यूल होता है, हमारा अलग है, उसका अलग है। तो मैंने अभी आपको सुबह भी बताया था, वो डोनाल्ड ट्रंप एक फोटो के अंदर ट्विटर पे लेके खड़ा हुआ था टैरिफ शेड्यूल। समझ में आ गई मेरी बात? उसमें लिखा हुआ था इस पे इतना है, इस पे इतना है, इस पे इतना है। तो हर देश का अपना टैरिफ शेड्यूल होता है, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट होती है, अलग अलग देशों के लिए भी अलग अलग रेट होती है। कोई आपका दोस्त होगा, उस पर आप कम लगाओगे, दूसरों पे ज्यादा लगाओगे, तो अलग अलग देशों पे अलग अलग रेट, अलग अलग चीजों पे अलग अलग रेट दोनों होते हैं। सर टैरिफ क्या होता है, एक और बार बताओ ना। टैरिफ टैरिफ टिपिकली रेफर्स टू द इंपोर्ट ड्यूटीज। अब देखो, आप बोले ना सिर्फ काय पे लगती है, हाँ इनडायरेक्टली आप बोल दिया क्लियरली कि सर टैरिफ वो काय पे लगती है, इंपोर्ट ड्यूटीज पे लगती है नॉर्मली। ठीक है, अब सुनिएगा, टैरिफ लगाने से क्या उसकी वर्ल्ड में प्राइस बढ़ जाती है या सिर्फ आपके देश में बढ़ गई? सोचो, विदेश से कोई गाड़ी यहां आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, तुमने उस पर टैरिफ लगाया, क्या उसका दाम पूरी दुनिया में बढ़ गया है या सिर्फ तुम्हारे यहां बढ़ाया है तुमने? बस। तो याद रखिएगा, टैरिफ लगाने से उसकी जो वर्ल्ड मार्केट प्राइसेस है उसमें कोई चेंज नहीं आता, बट इट रेज द प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। आपने अपने देश में उसकी प्राइस को बढ़ा दिया डिस्करेज करने के लिए टैरिफ लगा के। समझ में आएगी मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की गाड़ी है, तुमने यहाँ पे उस पर 20% टैरिफ लगा दिया, तो तुम्हारे यहाँ 12 की होगी, लेकिन पूरी दुनिया में तो कितने की है? 10 की है। आगे बात समझ में? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैरिफ, फिर से वही बात, मेन बात, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ, टैरिफ लगाने का क्या उद्देश्य होता है सरकार का? सर दो चीज, एक वहां से ज्यादा गुड्स यहाँ पे ना आए, और दूसरा सरकार की कुछ कमाई भी हो जाए। टैरिफ लगाने से सरकार की जेब में, ट्रेजरी में पैसा आता है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ इज टू जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यूज एंड प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मार्केट। समझ में आ गई क्या? दैट कम्पीट विद इंपोर्ट्स। अब आप भी जानते हो इंपोर्टेड गुड्स थोड़े अच्छे भी होते हैं, क्वालिटी में, प्राइस में भी सस्ते होते हैं। तो क्या होता है, वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? टैरिफ लगाते हैं विदेशी गुड्स पे। समझ में आई? ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आराम से कंपीट कर पाए। अब सुनना, कितने प्रकार के टैरिफ पढ़ेंगे हम? 16। ढंग से सुनना बेटा, एक एक करके जितने पढ़ सकते हैं आज सारे खत्म करेंगे। सबसे पहला है स्पेसिफिक टैरिफ। इसमें आपको क्या करना है, अच्छे से सुनना। एक तो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और एग्जाम्पल, समझ लो, ढंग से सुनना। स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है? स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब होता है, देखो, एक होता है जैसे मैंने अभी बोला था कि 20% लगा रहे हो, गाड़ी की वैल्यू पे 20% लगा रहे हो, इसको बोलते हैं एड वैलोरम। क्या बोलते हैं? एड वैलोरम। एड मतलब ऑन द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड। आप बोले यार आप 5000 की गुड्स खरीद रहे हो, तो वैल्यू पे लगता है वो, और परसेंटेज के जैसे लगता है। इट इज इम्पोज्ड एज अ परसेंटेज। समझ गए मेरी बात? देखो आपको दो चीज दिखाता हूं। मान लो आपने 10 लाख के आईफोन वहां से मंगाए, तो 10 लाख की वैल्यू का इंपोर्ट किया आपने, तो इतने के वैल्यू के आईफोन्स मंगाए आपने। तो भाई मान लो गवर्नमेंट ने बोला 25% टैरिफ दे दो इस पे, तो 25% टैरिफ लगेगा, तो 25% कितना हो गया भैया? 2.5 लाख रुपए का टैरिफ आ गया ऐसा। तो 25% काय पे लगी? ऑन द वैल्यू। इसको बोलते हैं एड वैलोरम। लेकिन एक और होता है, मान लो आपने 1 लाख के 10 फोन मंगाए, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? हर एक फोन पे, ईच फोन पे 2000 रुपए दे दो। तो यहां कोई परसेंट नहीं लगाई, और दो चीज हुई, हर यूनिट पे लग रहा है। तो जब गवर्नमेंट, ये होता है पहला वाला स्पेसिफिक टैरिफ। तो सुनना बेटा, ये नीचे वाला है स्पेसिफिक टैरिफ, ऊपर वाला क्या है? एड वैलोरम। क्या फर्क है दोनों में? अब रीड करो, देखो आप क्या होता है स्पेसिफिक टैरिफ। इट इज अ फिक्स्ड चार्ज, 2000 रुपए, ये एक फिक्स्ड चार्ज होता है, कोई परसेंट। इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट कि यार इतना, कि अगर तू भाई 10 किलो राइस मंगा रहा है, राइस पे दे दे 100 रुपए दे दे, तो यहाँ कोई फिक्स चार्ज, परसेंटेज नहीं है, फिक्स चार्ज है। इट इज अ फिक्स्ड मॉनिटरी, फिक्स्ड अमाउंट है। फिक्स्ड अमाउंट लगा रहे हो किस पे? पर फिजिकल यूनिट। तुमने अब आईफोन मंगाए, तो भले हर आईफोन पे 2000 रुपए दे दे। समझ रहे हो? 10 आईफोन मंगाए तो हर आईफोन पे 2000, कितना हो गया टोटल? अरे 2000 ऑन ईच आईफोन, 10 पे कितना हो जाएगा? 20। तो यार ये तो पर आईफोन अपन लगा रहे हैं ना, एक फिक्स अमाउंट लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैरिफ। तो इसमें दो बातें याद रखनी है बस। पहला, इट इज अ फिक्स्ड मॉनिटरी चार्ज, काय पे लगता है? पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब तुमने चावल मंगाया 14 टन, 14 टन इंपोर्ट किया चावल चाइना से, तो मैं कहूंगा पर टन, हर टन पे 4000 रुपए दे दो।
तो हर टन पे, ईच टन पे 4,000 रुपए दे दो, तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टैरिफ कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? एग्जाम्पल देख लो, स्पेसिफिक टैरिफ में बी इम्पोज्ड 100 रुपए पर 1000 kg ऑफ शुगर। तुमने खूब सारी चीनी मंगाई तो बोले यार हर 1000 kg पे 100 रुपए दे दे। मान लो 5000 मंगाई तो हर 1000 पे 100 रुपए दे दे, 500 रुपए दे दे। तो ये क्या है? फिक्स्ड मॉनेटरी चार्ज पर यूनिट। हर 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 1000 किलो पे कितना दे दे? 100 रुपए दे दे। या हर आईफोन पे कितना दे दे? 2000 दे दे। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो यहां पे लिख लो 1000 रुपए पर आईफोन। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा तो ये होता है। एड वैलोरम क्या होता है बेटा? ऑन द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड आइटम, उसकी वैल्यू पे दे दे, वैल्यू पे परसेंटेज। इट इज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम। अब आइटम की वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए, तो बोला उस पर 20% दे दे, ये हुआ एड वैलोरम। फिक्स परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा मान लो आपने जूते मंगाए वहां से, समझ में? 3 जोड़ी जूते मंगाए, तो यार बोले जो भी जूते की वैल्यू है उस पर 30% दे दे। जो भी जूते का रेट है, हर गुड्स पे अलग रेट होता है, तो बस परसेंटेज होता है काय पे? ऑन द वैल्यू, इसलिए बोलते हैं एड वैलोरम। समझ रहे हो? तो एड वैलोरम क्या होता है? व्हेन द ड्यूटी इज लिवाइड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड कमोडिटी, इसी को क्या बोलते हैं? एड वैलोरम कहते हैं। और इसमें क्या होता है? एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है ऑन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ द इंपोर्टेड वैल्यू। मतलब हर जूते की जो वैल्यू है, 3 जूते मंगाए ना, मान लो 5-5 हजार के 3 जूते मंगाए, तो हर जूते के पे 5,000 रुपए पे 20-30% देते, तो 1500। हर जूते का जो वैल्यू है उस पे 10 आईफोन मंगाए, तो हर आईफोन मान लो भाई का आईफोन कितने का? मान लो लाख रुपए का, तो बोला हर आईफोन पे 30% दे दे, 3,000। समझ में आ गया? ऐसा टोटल वैल्यू पे नहीं लगता। 5 आइटम मंगाए, 5 की वैल्यू पे दे दे, हर की वैल्यू पे लगेगा परसेंटेज। 5 आइटम मंगाए ना, 5 शर्ट मंगाई, हर शर्ट का 30% दे दे वैल्यू का। ऐसा तो फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ द आइटम, इसको क्या बोलते हैं? एड वैलोरम। और अगर सर पर यूनिट मान लो हर शर्ट पे 100 रुपए दे दे, ये क्या हुआ? स्पेसिफिक टैरिफ। हर शर्ट पे 100 रुपए दे दे, ये क्या हो गया? स्पेसिफिक टैरिफ। हर शर्ट की वैल्यू पे 30% दे दे, ये क्या हो गया? एड वैलोरम। समझ में आ गया? ये है। अब सुनिएगा, तीसरा होता है मिक्स टैरिफ। मिक्स टैरिफ का मतलब होता है या तो ऊपर पहला वाला या दूसरा वाला। अभी जो 2 पढ़ाए ना मैंने, या तो स्पेसिफिक टैरिफ दे दे या एड वैलोरम, विच एवर इज हायर, दोनों में से एक होता है ना। मान लो आपने कोई कर्मकांड कर दिया, आप जेल लग गई आपको, ठीक है, तो वहां पे भी कोर्ट के अंदर भी क्या बोलते हैं? या तो 10,000 रुपए जुर्माना या 1 हफ्ते की जेल। तो 1 हफ्ते की जेल या ऑप्शन है ना दोनों में, यहां ऑप्शन है कि या तो ये या ये। तो यहाँ पे ऐसे ही आप क्या करते हो? दोनों ऑप्शन डालते हो। मान लो आप वहां से कुछ भी मंगा रहे हो, मान लो आपने वहां से सोलर पैनल्स मंगाए, तो आपने मान लो कोई टीवी मंगाया, अब आपने वहां से मंगाया तो उसमें गवर्नमेंट दोनों ऑप्शन डाल दिए। मिक्स टैरिफ मतलब दोनों ऑप्शन, कि बोले या तो स्पेसिफिक टैरिफ दे दे कि भाई 5,000 रुपए 50 जैसे 15,000 रुपए दे दे पर टीवी, हर टीवी का 15,000 रुपए, या फिर हर टीवी की वैल्यू का 20% दे दे, विच एवर इज हाइयर, जो भी ज्यादा हो। स्टॉक को मेजर करते हो ना आप, कहीं भी लिखते हो क्लोजिंग स्टॉक, जो भी वैल्यू कम है। लेकिन यहां पे किस पे कौन सी टैरिफ लगाएंगे? जो भी ज्यादा हो। आगे बात समझ में? तो याद रखिएगा, मिक्स टैरिफ मतलब या तो अरे बोलो फिक्स्ड परसेंटेज दे दे या फिक्स्ड अमाउंट दे दे, या तो स्पेसिफिक टैरिफ या क्या दे दे? दोनों में से एक ही लगेगा ना, दोनों थोड़ी लग रहे हैं। और है बीच में, क्या है बेटा? और। अच्छा आप सुनो, बी, ये चौथा क्या है? कंपाउंड टैरिफ। इसमें क्या है? दोनों देने, दोनों लगा दिए। बोला 10,000 रुपए भी दे और 7 साल की जेल, 7 दिन की जेल, और दोनों लग रहे हैं। और नहीं एंड, मतलब 10,000 रुपए भी दे पर टीवी, प्लस हर टीवी का 10% भी दे दे ऑन टीवी की वैल्यू। तो ये क्या हो गया सर ये वाला भी लगा रहे हो, ये वाला भी लगा रहे हो, दोनों लगा रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड टैरिफ। स्पेसिफिक भी लगा रहा हूं और अरे समझ रहे हो क्या? एड वैलोरम भी लगा रहा हूं, दोनों हो गए। समझ में आया? ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या फर्क है? उधर है और इधर है प्लस। समझ में आया सभी को?
ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से थम्स अप कर दो। ठीक है, उसके बाद 4 हो गया। पांचवा देखो बेटा, पांचवा टेक्निकल टैरिफ, पांचवा नंबर डालो इसको, 16 है पूरे। टेक्निकल टैरिफ क्या होता है? अब सुनना, इसको कैसे याद रखोगे बेटा, डेफिनेशन और एग्जांपल ही आता है एग्जाम में, और तो क्या ही आएगा। तो सुनो, टेक्निकल टैरिफ क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अदर टैरिफ। दीज आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट्स ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। सर ये काय पे लगता है? कुछ स्पेसिफिक कंटेंट पे लगता है, समझ लो। टेक्निकल नाम है ना, टेक्निकल। अब मान लो तुमने ये कैलकुलेटर इंपोर्ट कर रहे हो तुम चाइना से, तो तुमने बोला पर कैलकुलेटर, हर कैलकुलेटर पे 3000 रुपए, मतलब 3000 तो ज्यादा हो गया, हर कैलकुलेटर पे मान लो 50 रुपए दे दो, प्लस 10 रुपए ऑन द सेल ऑल्सो, बैटरी पे भी। समझ में आ गई? तो आप देखो एक कंपोनेंट पे भी लगा दिया, समझ में आया? मेन वाला भी लगा रहे हो, प्लस एक कंपोनेंट पे भी डाल दिया। टेक्निकल जा रहे हो सर, तो इसको बोलते क्या है? टेक्निकल टैरिफ बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, सोलर पैनल दिया हुआ है ना, आप मान लो सोलर पैनल मंगा रहे हो चाइना से, तो जितने पैनल्स आ रहे हैं, बोला हर पैनल पे 3000 रुपए दे दे, प्लस बैटरी पे भी 50 रुपए किलोवाट आवर के हिसाब से, जितनी बड़ी बैटरी उतना चार्ज दे दे। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा तो ये दोनों हो जाता है। क्लियर है क्या सभी को? तो इसको बोलते हैं टेक्निकल टैरिफ। क्या बात याद रखोगे? इस पे आप लगा रहे हो, these are calculated on the basis of the specific contents of the imported goods। मान लो पिज्जा बना रहे हो, या मान लो कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो वहां से, खाने पीने की चीज, अब आप बोल रहे हो इतना तो वो दे, प्लस वो वाली चीज जो तू ले रहा है उस पे भी ये वाला दे दे, 20 रुपए दे दे, ऐसे करके। समझ रहे हो? तो ये होता है, दोनों जोड़ रहे हैं इसके अंदर। टेक्निकल वाला मतलब स्पेसिफिक कंटेंट पे भी लग रहा है, तो जैसे 3000 सोलर पैनल पे प्लस 50 kg ऑन बैटरी। समझ में आ गई क्या? द ड्यूटीज आर पेबल बाय इट्स कंपोनेंट्स आल्सो, कंपोनेंट पे भी लगा रहे हो आप। समझ में आ गई? या रिलेटेड गुड, कॉम्प्लीमेंट्री बताया ना आपको, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे तुम ये माउस इंपोर्ट कर रहे हो भाई, बोलो माउस पे भी दे दे 50, मतलब इसका माउस का 10% दे दे, प्लस उसका जो बैटरी है उस पर भी 10 रुपए दे दे, तो ये क्या हो गया सर? टेक्निकल टैरिफ हो गया। स्पेसिफिक कंपोनेंट पे भी लगा रहे हो, दोनों पे लगा रहे हो, इसको बोलते हैं टेक्निकल टैरिफ, है ना। अब सुनना, छठा वाला यहां पे है टैरिफ रेट कोटाज। ये कोटा वर्ड जहां पे आ जाता है ना, कोटा शब्द जहां पे आ जाए आप समझ जाओ एक लिमिट है। क्या लगा दी आपने? एक लिमिट। अब मान लो आपने एक लिमिट लगा दी, अगर 2 आईफोन तक खरीदोगे, एक थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड मतलब एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर ली, थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं, कि बोले अगर जैसे लिमिट है मान लो 2 आईफोन, अभी लिमिट है 2 की, है ना। अब अगर 2 आईफोन तक मंगाओगे, टिल 2 आईफोन्स, अगर आप अमेरिका जा रहे हो 2 आईफोन तक लाओगे, तो या तो नो टैरिफ लग रहा है, कोई टैरिफ नहीं लग रहा अभी, एक्चुअली में तो नहीं लगता, ये मान लो कम लगा रही है वो 0.5% टैरिफ, 1% भी नहीं, आधा %। क्या बोला अगर गवर्नमेंट, अगर 2 तक मंगाओगे तो ये 2 से ज्यादा, तो मोर देन 2 मंगाया अगर आपने, तो फिर 25% ऑन ईच फोन, हर फोन पे 25। बिल्कुल, मतलब नहीं फर्स्ट और सेकंड पे नहीं, ऊपर जो जा रहे हैं, जैसे 3 मंगाए तुमने तो पहले 2 पे तो नहीं लगेगा, जो अगला वाला है उस पे सीधे 25। मान लो 5 मंगा लिए तो 2 पे तो नहीं टैरिफ, कोई टैरिफ देने की जरूरत नहीं, 2 आईफोन ला सकते हो आप, और 2 भी नहीं ला सकते, बताओ कैसे ला सकते हो? 2, एक का तो डब्बा खोल के लाओ, आप खुद यूज करने लग जाओ उसको, एक आप ला सकते हो पैक्ड फोन, तो 2 ही हुए, तो 2 तक तो टैरिफ नहीं लगा रही है भारत की सरकार। 2 से ज्यादा मंगाओगे तो मान लो 5 लिया है आप, तो बेटा बाकी 3 पे क्या लगेगा? 25% लगेगा। इसको बोलते हैं टैरिफ रेट कोटाज, कि अगर लिमिट को क्रॉस किया तो ज्यादा रेट, लिमिट तक रखोगे तो कम रेट, या फिर नो रेट, या तो कोई टैरिफ मत लगा, नहीं लगा रहे या कम लगा रहे, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस कर दी तो हाई रेट लग जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? ये भी क्यों कर रहे हैं हम? ताकि क्या हो, ज्यादा ना मंगाओ तुम वहां से, ज्यादा तुम वहां से मंगाओगे तो यहाँ का आईफोन कौन खरीदेगा फिर? ऐसा हो रहा था, इसलिए तो गवर्नमेंट ने किया, पहले अलाउड था कितने भी ले आओ, तो पहले छोटे क्या कर रहे थे, कोई भी रिश्तेदार जा रहा हो अमेरिका, बोले यार 10 आईफोन 20 आईफोन लिया ना, दुकानदार मंगा लेता था और उसको वहां से सस्ते में मंगा के यहाँ भेजता था। अब यहाँ वाले नहीं बिक रहे थे, तो समझ में आ गई मेरी बात? जो कि गलत है ना फिर, तो इसलिए गवर्नमेंट को समझ में आया, तो डोमेस्टिक मार्केट खराब हो रहा था आपका,
इसीलिए तो टैरिफ रेट कोटास क्या होता है, सुनना इजी लाइन सर, इट इज अ मिक्स ऑफ टू पॉलिसीज। इसमें हम टैरिफ भी लगा रहे हैं और कोटा भी, दो लिमिट लगा रहे हैं, दो तरीके से हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं, टैरिफ लगा के और कोटा लगा के। लिमिट भी लगा दी ना आपने कि अगर इतनी लिमिट तक लगाओगे तो कम, अगर लिमिट क्रॉस करी तो हाई टैरिफ। तो इट इज अ मिक्स ऑफ टू, देखो लिखा है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रेड पॉलिसीज, ऐसे याद रखना, दो ट्रेड पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन है ये, टैरिफ भी लगा रहे हो और लिमिट भी, कोटा भी है। सो द इंपोर्ट्स फॉलिंग अंडर द लिमिट, जो लिमिट के अंदर आ रहे हैं उसमें क्या है, इट एनकाउंटर्स अ लो टैरिफ या समटाइम्स जीरो टैरिफ। लेकिन जो क्रॉस कर रहे हैं, इंपोर्ट्स एक्सीडिंग द लिमिट, क्या होगा फिर, दे आर सब्जेक्टेड टू हाई टैरिफ रेट्स। समझ में आया क्या? 2 आईफोन तक रखोगे तो कितना है 0.5%, लेकिन अगर मोर देन हो तो बस 25% ऑन एक्सीडिंग द लिमिट। तो याद रखना बेटा, ठीक है, इसलिए दोनों का मिक्स हो गया। 6 हो गए। 7वां देखो, अब आपको 7वां समझ में आ जाएगा क्योंकि पढ़ा चुका हूं, एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशंस टैरिफ। ये टैरिफ क्या होता है, जो डब्ल्यूटीओ कहता है सभी मेंबर्स को कि यार अपनी रेट लिमिट बता दो, उससे ज्यादा तुम किसी पे जिस पे नहीं लगाओगे, वो एक लिमिट होगी, फिर इट विल बी द मैक्सिमम फॉर ऑल द कंट्रीज, उससे ज्यादा तुम किसी पे नहीं लगाओगे। मान लो इंडिया ने हाईएस्ट रेट रखी हुई है 110% एमएफएन की, तो बस वो किसी भी देश से 110 से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकती। मैंने कहा था ना एमएफएन वाली रेट क्या होती है, नॉर्मली मैक्सिमम होती है। और एमएफएन रेट कौन सी होती है, जो डब्ल्यूटीओ कहता है अपने मेंबर्स को कि भाई सबके लिए आपको ये रेट, सबको कैसे मानो, ट्रीट एवरीवन, कहा था ना सबको इक्वली मानो, और सबको एनी स्पेशल फेवर ग्रांटेड टू वन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल। अगर एक फेवर किसी को दे रहे हो तो सबको दो, और एक रेट डिसाइड कर लो, उससे ज्यादा आप किसी में भी चार्ज नहीं करोगे। तो याद रखना एमएफएन क्या होता है, एमएफएन टैरिफ्स आर द इंपोर्ट टैरिफ्स। ये वो टैरिफ्स होते हैं जो कंट्रीज लगाती हैं, कमिट करती हैं, प्रॉमिस करती हैं कि हम इससे ज्यादा किसी पर भी ऑन द मेंबर्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ, हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स पे इससे ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो ये एक तरीके की ऐसी रेट होती है। दीज आर द बाय डिफॉल्ट रेट्स, बोले यही रेट लगती है। अगर आपने किसी के साथ प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट किया है, कोई आपका खास दोस्त है, तो कम लगाओगे, अदरवाइज सब पे कौन सी रेट लगाओगे, एमएफएन रेट्स पे चार्ज करते हैं हम। अगर किसी के साथ फ्री ट्रेड एरिया कर लिया, कस्टम यूनियन कर लिया, तो वहां कम लगाओगे, अदरवाइज आप सब पे क्या लगाओगे, एमएफएन रेट वाली रेट्स लगाओगे। और मैंने क्या कहा था, एमएफएन रेट्स क्या होती है टिपिकली, दे आर द सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है, एंड दीज आर द मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव, हाईएस्ट है ना सर, इससे ज्यादा आप किसी पे नहीं लगा सकते अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ। ये आपने वादा किया है ना, खुद ही तो वादा किया है कि इससे ज्यादा नहीं लगाओगे तो नहीं लगाओगे आप। समझ में आई क्या मेरी बात? चलो अच्छा, जो कंट्रीज डब्ल्यूटीओ के मेंबर नहीं है उसमें तो आप और ज्यादा लगा सकते हो। भाई मैंने वादा तो सिर्फ इसलिए किया था डब्ल्यूटीओ के लिए कि भाई 110% टैरिफ ऑन द मेंबर्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा किसी पे भी, ठीक है। लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर मतलब इसमें आप क्या कर रहे हो, किसी जो मेंबर नहीं है उस पर तो ज्यादा भी लगा सकते हो ना, तो जो मेंबर नहीं है उस पर 150% भी लगा दिया, तो वो तो मेंबर ही नहीं है ना सर। डब्ल्यूटीओ ने किसके लिए कहा था, भाई भाई मानो, अपने मेंबर्स को, दूसरों के लिए थोड़ी कुछ बोला है। तो याद रखिएगा, ठीक है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है वेरिएबल टैरिफ। क्या नाम है बेटा, कितने हो गए, 7 हो गए ना। 8 वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ क्या होता है, ऐसी टैरिफ जो आप किसी चीज की वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपने जो डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस है उसके बराबर लाने के लिए कर रहे हो। अब सुनना मेरी बात को, मान लो कैलकुलेटर तो इंडिया की कंपनियों का भी आता है, लेकिन तुमको क्या है, ज्यादा चाव है चाइना से मंगाते हो तुम, सस्ता आ जाता है। अब सुनना, चाइना क्या है, मान लो तुम्हारे यहाँ पे कैलकुलेटर का दाम है 200 रुपए में आ रहा है कैलकुलेटर, चाइना साला 120 रुपए में बेच रहा है। अब क्या करेगी गवर्नमेंट चाइना वाले पे, वो तो 120 में बेच रहा है, तुम्हारे यहाँ प्राइस क्या है 200। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर एक वेरिएबल टैरिफ और लगा देगी, नॉर्मल वाला भी लगा ही रही है, एक और एक्स्ट्रा लगा देगी, जिससे उसका प्राइस किसके बराबर ले आएगी, लगभग डोमेस्टिक वाले के बराबर ले आएगी, जिससे आदमी क्या है चूज करने में उसको आसान रहेगा। समझ में आ गई है मेरी बात? ये होता है। तो ये याद रखना, वेरिएबल टैरिफ क्या होता है, इट इज अ ड्यूटी टिपिकली फिक्स्ड टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स
किसके बराबर? अप टू द लेवल ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस। समझ में आ गई है मेरी बात? ठीक है, तो बस उसको आपके बराबर लाने के लिए, उसकी सस्ता है, वो सस्ता करके बेच रहा है, तो उसकी प्राइस को बराबर लाने के लिए आप जो उस पर और एक्स्ट्रा टैरिफ डालोगे उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल टैरिफ। तो इट इज अ ड्यूटी टिपिकली फिक्स्ड। तो क्या बात याद रखनी है कि ये ड्यूटी क्या होती है? इट इज टिपिकली फिक्स्ड टू ब्रिंग द प्राइस। यही लाइन आएगी एग्जैक्ट। क्वेश्चन कैसे आता है? ये लाइन दे देगा, तुमसे पूछेगा ये कौन सा टैरिफ होता है? डैश टैरिफ, बताओ कौन सा है ये? तो वेरिएबल टैरिफ। तो ये टैरिफ क्या होता है? टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी अप टू द लेवल ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस। समझ में आया? अगला है प्रेफरेंशियल टैरिफ, जो अपने दोस्तों पे तुम लगाते हो। तो दोस्तों पे एमएफएन वाली रेट पे लगाओगे या कम पे? यार दोस्त है सर वो, तो उनको तो कम पे लगाओगे ना। एमएफएन रेट सबके लिए क्या बोला था? मेंबर्स के लिए 110। दोस्तों को जो रेट पे तुम लगा रहे हो उसे बोलते हैं प्रेफरेंशियल टैरिफ। प्रेफरेंस दे रहे हैं ना सर, दोस्त है वो तो हमारे। समझ में आ गया? तो प्रेफरेंशियल टैरिफ क्या होता है? इट इज ऑफरिंग लोअर टैरिफ्स देन देयर एमएफएन रेट्स। एमएफएन रेट्स पे बाय डिफॉल्ट रेट्स होती है, एमएफएन बाय डिफॉल्ट रेट है, लेकिन अगर हमारा कोई खास है तो उस पर बाय डिफॉल्ट वाली थोड़ी लगेगी, उस पर थोड़ी कम लगाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल टैरिफ। समझ में आया? भाई इजराइल है, रशिया है, कई दोस्त है हमारे, आजकल तो इटली भी है, समझ रहे हो? वो तो खास दोस्त है, तो इन पे तो कम लगाएंगे ना सर, इन पे थोड़ी एमएफएन रेट लगाएंगे। समझ में आया? चलो तो याद रखिएगा बेटा। अच्छा, ये जो आप किसी को प्रेफरेंस दे रहे हो, ये दो तरफा होता है, एक तरफा प्यार नहीं होता, यूनिलेटरल नहीं, रेसिप्रोकल होता है। हम दूसरे पे प्रेफरेंस दे रहे हैं तो वो भी हमको, सिंपल सी बात है। So these agreements are typically reciprocal, meaning both countries involved grant each other preferential treatment by charging lower tariffs. सही बात है क्या? अगर मोदी जी मेलोनी को फायदा दे रहे हैं, कम टैरिफ लगा रहे हैं, तो मेलोनी भी मोदी जी को क्या देगी? फायदा देगी। रेसिप्रोकल है। समझ में आ गया क्या? एग्जाम्पल इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में एक सब एक दूसरे पे क्या चार्ज करते हैं? प्रेफरेंशियल टैरिफ, कम रेट पे चार्ज करते हैं। समझ में आ गई? सो वहां पे तो रेट भी, टैरिफ भी नहीं लगाते, कम भी नहीं, बिल्कुल ही जीरो। सब एक दूसरे से कितना टैरिफ लगाते हैं? जीरो टैरिफ। समझ में आया? चलो एग्जाम्पल क्या है इसका बेटा? एग्जाम्पल इसका नाफ्टा। नाफ्टा जो हुआ था पहले, नाफ्टा किसके बीच में था? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड। क्या कौन से देशों में हुआ था? कनाडा, मैक्सिको और यूएस। ठीक है, वहां पे भी प्रेफरेंशियल टैरिफ, वो एक दूसरे पे क्या लगाते थे? कम टैरिफ लगाते। प्रेफरेंशियल का मतलब जीरो मत बोलो, क्या बोलो? वो तो सिर्फ यूरोपियन यूनियन। कम का मतलब कम, बिल्कुल जीरो भी तो कर सकते हो, लेकिन कम प्रेफरेंशियल मतलब कम लगा रहे हो नॉर्मली। समझ रहे हो? ठीक है, हाँ। तो ये वाला जो देश है, ये तीनों क्या लगा रहे थे? ऑलमोस्ट जीरो। मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स पे जीरो, सब पे नहीं। लेकिन मैंने कहा था ना, हर चीज पे क्या होता है? अलग रेट होती है। तो कईयों पे जीरो, कईयों पे थोड़ी थोड़ी बहुत लगा ही लेते थे। समझ में आया? अच्छा, कई बार क्या बताया था मैंने आपको? यूनिलेटरल वाला जो होता है, अरे यूनिलेटरल एग्रीमेंट्स बताया था। यूनिलेटरल में क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग देश एक वीक देश को क्या करता है? वन साइडेड इंसेंटिव्स देता है कि बोले हम तुम्हारे ऊपर कम टैरिफ्स लगाएंगे, तुम हमारे ऊपर चाहे कितने लगा लेना, कोई बात नहीं। तो अफ्लुएंट कंट्रीज मतलब रिच कंट्रीज, यूनिलेटरली, ठीक है, दे आर गिविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम सिलेक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज। तो सर एक देश दूसरे देश को क्या दे रहा है? बेनिफिट्स दे रहा है कि तुम हमारे ऊपर, तुम हमारे देश में बेचोगे तो हम तुम्हारे ऊपर क्या लगाएंगे? कम टैरिफ्स लगाएंगे। समझ में आया? चलो, एक होता है बाउंड टैरिफ। बाउंड टैरिफ क्या होता है सर? ये कौन से नंबर का आ गया? 9, 10th, 6 और बचे बस। बाउंड टैरिफ, ढंग से सुनना बेटा। बाउंड टैरिफ क्या होता है? बाउंड मतलब ये वो हाईएस्ट रेट है जो आपने बोली की थी। एमएफएन वाली हाईएस्ट होती है। फिर कई बार मान लो आपने वादा किया कि अरे कम लगाऊंगा मैं, तो मतलब जैसे आपने बोला सबको 110% एमएफएन रेट, ये तो हाईएस्ट होती है। लेकिन आपका थोड़ा मन थोड़ा पिघल गया, आपने एक बाउंड टैरिफ, एक और वादा कर दिया कि ठीक है मैं 95% से ज्यादा किसी पे नहीं लगाऊंगा। तो भाई आपने एक और वादा कर दिया ना, तो 95% जो भी आप ये आप बोले इससे ज्यादा किसी पे नहीं लगाऊंगा। 110 तो सबको बोली थी,
फिर लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा कम लगा रहा हूं, तो बाउंड टैरिफ नॉर्मली आप उसे कम भी लगा सकते हो, लेकिन बाउंड टैरिफ क्या होता है? 6 ही बची है, देख मैं बताता हूँ, एक सेकंड। लो देखो, हेलो हेलो, तो बाउंड टैरिफ क्या होता है ये याद रखना, डेफिनेशन बस। इट इज अ लीगल कमिटमेंट बाय अ मेंबर, मैंने एक और वादा कर दिया मेंबर ने कि मैं इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा, 95 से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। भाई वो तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितना था अब, लेकिन मैंने एक और वादा कर दिया कि इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। अरे याद करो, पार्टनरशिप एक्ट में कितने तक मेंबर्स हो सकते हैं? द नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 50। 50। लेकिन एक कंपनीज रूल भी आए थे, उसने क्या कहा था, कितने तक हो सकते हैं? 100 तक। लेकिन फिर उस एक्ट ने बताया, बोला नहीं कितने होंगे? 50। तो उस लिमिट के अंदर ही तो है ना अभी भी। हमने एमएफएन की रेट पूरी दुनिया को क्या बोली, टू ऑल द नेशंस, कि मेरी 110 रहेगी, लेकिन फिर ठीक है मैंने कितनी लगा दी हाईएस्ट? 95 लगा दी। तो बस बाउंड रेट मतलब कि यार अब ये मेरी ये वाली रेट रहेगी, इससे ज्यादा मैं किसी पे चार्ज नहीं करूंगा। एक और वादा कर दिया मैंने आपको, समझ में आ गई? एमएफएन वादा नहीं है, एमएफएन तो मतलब बाय डिफॉल्ट रेट है, ये तो सब पे इससे ज्यादा नहीं लगाओगे आप कभी, ये तो फिक्स हो चुकी है। लेकिन उसके बाद कितनी लगा रहे हो हाईएस्ट? मान लो एक और आपने प्रॉमिस कर दिया कि मैं इतनी लगाऊंगा, एमएफएन वाली भी लगा सकते हो, लेकिन क्या पता तुम्हारा मन थोड़ा पिघल गया तो तुम थोड़ा कम बोले, यार 95 मेरी हाईएस्ट रहेगी, ऐसा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ऐसा देखो, तो क्या याद रखनी है लाइन, इट इज अ लीगल कमिटमेंट बाय अ मेंबर नेशन नॉट टू रेज इट टैरिफ रेट अबव अ सर्टेन स्पेसिफाइड लेवल। तो ये जब आप वादा कर देते हो, एक लीगल कमिटमेंट जब एक देश कर देता है कि मैं इससे ज्यादा टैरिफ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाउंड टैरिफ, ये याद रखना, ठीक है? ठीक है, अब सुनना, सर इससे ज्यादा लगा दिया तो? देखो वैसे तो जब वादा किया तो तोड़ना नहीं है, डब्ल्यूटीओ वाट लगा देगा, लेकिन फिर भी अगर कभी तोड़ रहे हो, मान लो मैंने एक पाकिस्तान पे लगा दिया 95 नहीं, उस पर लगा दिया 105। अब बोलो सर आपने तो वादा किया था कि 95 लगाओगे, सबसे ज्यादा नहीं लगाओगे, तो आरटीओ क्या कहता है, वो डब्ल्यूटीओ क्या कहता है? बताया था मैंने, डब्ल्यूटीओ क्या कहेगा कि तुम्हारी वजह से जो भी लॉस हुआ है पाकिस्तान को, उसके लिए क्या करो, कंपनसेट करो। तो याद रखिएगा, द मेंबर्स आर फ्री टू सेट टैरिफ लोअर देन द, इससे नीचे लगा सकते हो, लेकिन अगर इससे ज्यादा लगाए तो, बट दे कैन नॉट एक्सीड इट विदाउट नेगोशिएशन। अगले को पहले बिना बताए आप ज्यादा मत लगाओ, और जो भी उनको घाटा हुआ आपकी वजह से, उसके लिए आपको क्या करना है, उसे कंपनसेट। समझ रहे हो मेरी बात? भाई आपने वादा किया था 95 का, फिर क्यों लगाया सर 105? अगर लगा भी रहे हो तो चलो, अगर लगाया है आपने तो दूसरे से नेगोशिएट करके लगाओ, एंड उसको जो भी लॉस हो रहा है उसके लिए क्या करो, भरपाई करो। ऐसा कौन कहता है? डब्ल्यूटीओ। चलो, तो याद रखिएगा सर। उसके बाद कितने हो गए? 10। 11वां है अप्लाइड टैरिफ। अब आपने लगाई कितनी, उसे क्या बोलते हैं? अप्लाइड। अब सुनना क्या कह रहा है, हाईएस्ट रेट जो होती है, जो आप सभी मेंबर्स को लगाते हो, क्या होती है? हाईएस्ट। कितनी बोली है इंडिया ने? 110 बोली। चलो 110 मान लो, स्टार्टिंग में ही सभी के लिए थी, टू ऑल। लेकिन फिर आपने एक वादा किया कि कितना लगाऊंगा, कितने से ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। बाउंड रेट क्या है, लगाऊंगा कितना नहीं, बोला इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। आई विल नॉट रेज, वादा करता हूं, नॉट रेज अबव 100%। चलो 95 यार, 95 से ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है? फिर तुमने लगाया कितना? अप्लाई टैरिफ लगाया कितना? भाई वो तो वादा किया था इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा, तो लगाई कितनी? मान लो लगाई 80%। सेम भी लगा सकते हो, 95 का 95। भाई अप्लाई बाउंड टैरिफ कैन बी अप्लाई टैरिफ, मतलब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन उससे कम भी लगा सकते हो ना। मैंने बोला था कि मैं 50 रोटी खाऊंगा, तो खाऊंगा ही, थोड़ी जरूर थोड़ी कम भी खा सकता हूं। आगे के बाद सर में पक्का, तो मैंने वादा किया था कि उससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा, तो कम तो लगा ही सकता हूं ना। तो याद रखिएगा, अप्लाई टैरिफ कैन बी लेस देन बाउंड टैरिफ, एंड इट कैन बी इक्वल टू, समझ में आ गया? लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तो, अरे कंपनसेट करना पड़ेगा, यही तो था वो ऊपर।
ये वाला अगर अप्लाई टैरिफ ज्यादा हो जाए तो बाउंड टैरिफ से तुमने लगा दिया ज्यादा, वादा किया था कितना 95, लगा दिया ज्यादा। इफ अप्लाई टैरिफ इज मोर देन बाउंड टैरिफ तो क्या करोगे, कंपनसेट करोगे। ये एक्स्ट्रा बात हो गई ना, आया समझ में? भाई तुमने वादा किया था 95 का तो 95 भी ले सकते हो, सही है। वादा किया था 95 का, 95% से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, लगाए कितने 80, कम भी लगा सकते हो। लेकिन अगर वादा किया कितने का, वादा करके तोड़ रहे हो, है वादा किया 95 का, सॉरी वादा किया था 95 का बाउंड टैरिफ और लगाया कितना, ज्यादा लगा दिया सर, 100 लगा दिया, तो डब्ल्यूटीओ क्या कहता है, क्या करो, तुम्हारी वजह से जो अगले को घाटा हुआ है कंपनसेट करना है। आया समझ में? तो क्या होता है अप्लाई टैरिफ, इट इज द ड्यूटी एक्चुअली अप्लाइड चार्ज्ड। समझ में आया क्या? बाउंड टैरिफ क्या था, वो लीगल कमिटमेंट कि यार मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, सही है। अप्लाई टैरिफ क्या है कि कितनी तुमने लगाई है एक्चुअली, इट इज द ड्यूटी दैट इज एक्चुअली चार्ज ऑन द इंपोर्ट्स ऑन अ एमएफएन बेसिस। तो कितनी चार्ज करी आपने, बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। नॉर्मली बराबर होता है और या नॉर्मली कम भी होता है। 11 हो गए। नेक्स्ट सुनना आप ढंग से, खत्म होने वाला है, जल्दी देखो, टाइम लगेगा लेकिन अभी आधे घंटा तो मिनिमम। कितने हो गए? 11, अब 12, थोड़े बढ़िया वाले आ रहे हैं। 12वां क्या नाम है इसका, एस्केलेटेड टैरिफ। एस्केलेटेड क्या होता है पता है? जैसे एक बात बताता हूं, कई देश क्या करते हैं, मतलब जैसे मान लो हमारे देश के कुछ लोग हैं, कंपनीज वहां से बनी बनाई बोतल मंगा रहे हैं, सोचो बनी बनाई बोतल मंगा के बेच रहे हैं यहाँ पे सस्ते में, तो ये अच्छी बात नहीं। गवर्नमेंट क्या जाएगी इसको रोकना। अच्छा मान लो अगर तुम वहां से बनी बनाई बोतल मंगाओगे तो गवर्नमेंट ने बोला इस पर 50% टैरिफ दो, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगर तुम बनी बनाई ना लाओ, वहां से रॉ मटेरियल लाके यहां बना रहे हो, अगर रॉ मटेरियल लाओगे तो उस पर 10% टैरिफ है। अब सोचो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 50%। अगर रेडीमेड फिनिश गुड ला रहे हो बना बनाया वहां से, तो फिर हमारे देश में क्या फायदा हुआ सर, कोई फायदा क्या है हमें, सही है। तो इसलिए उसमें गवर्नमेंट ज्यादा टैरिफ लगाती है कि टैरिफ का फायदा तो हो फिर। लेकिन अगर तुम वहां से रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हो, इनपुट्स, तो इनपुट्स पे कम लगाती है, क्योंकि वो बनेगा तो यहाँ, तो देश में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, चक्र में चलेगा ना, बन तो यहाँ रहे ना कम से कम। समझ में आई क्या? टेस्ला बनी बनाई गाड़ी वहां से यहाँ बेच रहा है तो हाई टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अगर उसके पार्ट्स यहाँ पे ला रहे हैं और यहाँ असेंबल हो रही है गाड़ी तो कम टैरिफ लगाती है सरकार। समझ में आया? इसको बोलते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। आपने टैरिफ बढ़ा दिया, एस्केलेट कर दिया, काय पे, रेडीमेड गुड्स मंगाओगे तो एस्केलेटेड टैरिफ देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा। समझ में आ गया? ये है। तो एस्केलेटेड टैरिफ में क्या याद रखोगे, एस्केलेटेड टैरिफ मींस nominal tariff rates on imports of manufactured goods are higher than those of intermediate inputs। तो inputs पे कम, input और raw material पे कम, ठीक है, इस पे कम टैरिफ और मैन्युफैक्चर्ड पे ज्यादा टैरिफ। इस पे लगा रहे हो, मान लो भाई तुम 50% टैरिफ, इस पे सिर्फ 10% टैरिफ। रॉ मटेरियल अगर मंगा रहे हो तो भाई असेंबल यहां कर रहे हो। समझ में आई मेरी बात? ये होता है एस्केलेटेड टैरिफ। फिर से बोलो क्या है ये, इट मींस द टैरिफ रेट्स ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। रेडीमेड गुड्स मंगाओगे तो हाई टैरिफ लगेगा, दे आर हाइयर देन दोज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल। अगर इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल मंगाओगे तो कम टैरिफ। समझ में आया? ऐसा। और देखो एग्जांपल भी दिया है, अगर वहां से आयरन ओर मंगा रहे हो, आयरन ओर रॉ मटेरियल, तो 4% टैरिफ लगाती है सरकार। अगर बनी बनाई आयरन की रॉड्स मंगा रहे हो तो 12% टैरिफ दे दो। स्टील पाइप, अब बनी बनाई स्टील पाइप मंगाओगे तो हमें क्या फायदा देश में, हाँ आयरन और मंगाओ बनाओ यहाँ पे तो 4% है। समझ में आया क्या? तो समझ लो सरकार क्या इनकरेज कर रही है,
कि यहां बने, और यहां नहीं बने तो हाई टैरिफ दे, सरकार का खजाना तो भरे, ऐसा। समझ में आया क्या? सर ये तो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। हाँ तो है, समझ रहे हो, हम कर रहे हैं अपनी अपनी वाली चीजों को प्रमोट करना चाह रहे हैं, हम यहीं बने, सही है। तो याद रखिएगा, दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज लाइक अ डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज इट शील्ड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये आपकी वहां की, समझ रहे हो, ये उसको क्या कर रहा है, बढ़ावा देना चाह रहा है, आपकी कंट्रीज को, इंपोर्टिंग कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा, ताकि इस प्रोडक्ट यहां बने। समझ में आई क्या मेरी बात? इंडिया की बात चल रही है, और वहां पे डिस्करेज करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में डिस्करेज, वहां से बनाना आएगा तो अपने को क्या फायदा है? चलो सर, ऐसा नॉर्मली कहां होता है? इट इज वेरी रेलिवेंट इन ट्रेड बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ऐसा काफी इन दोनों में काफी होता है। समझ में आया? पता है क्या डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं? सुनना, डेवलप्ड कंट्रीज मजे लेती हैं अपने, हमसे रॉ मटेरियल खरीदती हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं। तो ये तो बोल रहा है वो, ज्यादातर ऐसा किया जाता है काफी, क्योंकि रॉ मटेरियल पे कम लगता है। ये है। कितने हो गए? 11। 11 के बाद सुनना 12, 13 है क्या? 4 बचे मतलब। अब सुनना बेटा, 13 और 14, नहीं यार, बराबर 13। तो देखो 13 हो गया। 13 सुनना, प्रोहिबिटिव टैरिफ। प्रोहिबिटिव क्या होता है? प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना, रोक लगाना। तो अगर आप किसी देश को रोकना चाहते हो कि उसके यहां से कोई भी गुड्स यहां पे ना आए, तो बहुत हाई टैरिफ लगा दो उस पर। ऐसे टैरिफ को क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटिव टैरिफ। व्हेन यू वांट टू रोको सम कंट्री, आप किसी कंट्री से रोकना चाह रहे हो गुड्स को कि यहां नहीं बेचना है, तो इट इज अ प्रोहिबिटिव टैरिफ, मींस इट इज वन दैट इज सेट सो हाई, इतना हाई लगा दिया कि वो यहां से बिके ही नहीं, यहां पे इतना हाई लगा दो उस पे, दैट नो इंपोर्ट्स कैन एंटर। मान लो पाकिस्तान से आने वाली गुड्स पे हमने 300% लगा दी, लगा दी। अब आप क्या कहोगे? सर एमएफएन में तो वादा क्या किया था आपने? लगा दी, लगा दी, इंटरनल मैटर है हमारा, डब्ल्यूटीओ को उसमें हम उसको भी चुप करा देते हैं। समझ लो, लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से, लड़ाई चल रही है, और उसके मैं इंपोर्ट्स यहां बिकने दूंगा, तो हम जवाब दे भी देते हैं उसको, डब्ल्यूटीओ डांटता भी है, बना भी करता है, तो हम बोल देते हैं बोले सर इंटरनल मैटर है हमारा, इसमें तो हम लगाएंगे। ऐसा समझ में आ गई मेरी बात? उखाड़ना जो उखाड़ना है, समझ लो, वही वाली बात है। अब सुनना 14th, सुनिएगा बेटा, ये इसके बाद जो होंगे वो थोड़े से 3 आएंगे तिगड़म वाले। 14 के बाद 15, 16 और 17। 17 है कि मैंने 16 बोला? तुम नहीं यार, तुम नंबर गड़बड़ कर गए कहीं। पहला 1 2 3 4 5 6, 1 2 पे डालो उनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 17 हो गए क्या? वो प्रोहिबिटिव टैरिफ तो एक लाइन का है, उसको मानता ही नहीं मैं, इसलिए 16 ही हुए। हाँ भाई इधर देखो, सुनो 14 14 14, इंपोर्ट सब्सिडीज। सर इंपोर्ट पे तो टैरिफ लगाते हैं, सब्सिडी थोड़ी देते हैं। अरे अरे बातें नहीं, इंपोर्ट पे तो टैरिफ लगाते हैं, अरे पढ़ लो रे। इंपोर्ट पे तो सर टैरिफ लगाते हैं डिस्करेज करने के लिए, सब्सिडी थोड़ी देते हैं। सोचो सब्सिडी देंगे तो क्यों दे रहे हैं? सोचो, कोई चीज तुम्हें पता है कि वो इंडिया में महंगी है, तुम चाहते हो कि इंडिया में ठीक है उसका ईवी खूब बढ़े, तो सरकार क्या देती है उसमें? खूब सब्सिडी। तुम बोले यार बाहर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम देते हैं ना सब्सिडी। तो इंपोर्ट पे उल्टा क्या दे रहे हैं? ईवी को सरकार बढ़ाना चाह रही है, सोलर 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 को भी, सोलर एनर्जी को बढ़ाना चाह रही है, तो सरकार ने बोला हुआ इंपोर्ट करोगे उसमें भी देते हैं सब्सिडी। टैरिफ नहीं लगा रही, वसूल नहीं रही, उल्टा फायदा दे रही है, ताकि वो उसका डिमांड इंडिया में बढ़े। तो कई बार कभी कभार हो सकता है अगर कोई गुड ऐसा है तो, समझ आई मेरी बात? वो है एग्रीकल्चर है, कुछ एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पे तो बनते ही नहीं है, चाइना में ही बनते हैं। अब तो गवर्नमेंट उस पर क्या देती है? एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो क्या करेगी सरकार? उस पर सब्सिडी देती है, बोला इंपोर्ट करो हम दे देंगे फायदा, फायदा और दे रही है। डिस्करेज क्यों करेगी? वो वहां सस्ता बनता है। चलो सुनना सब लोग, बस रुक जाओ, खत्म होने वाला है जल्दी।
15-20 मिनट और मैक्सिमम, मैक्सिमम है मैक्सिमम। वो 5 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, हो क्या पता उससे पहले ही हो जाए। मैक्सिमम बोलो ना, मैक्सिमम MFN रेट, कम में भी तो हो सकता है। हो जाऊंगा तो कंपनसेट कर दूंगा, ऐसे टॉफी खिला दूंगा मैं। इंपोर्ट सब्सिडीज ऑल्सो एग्जिस्ट इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में सर इंपोर्ट पे सब्सिडी भी देते हैं। कब देते हैं? होता क्या है इंपोर्ट सब्सिडी? इट इज अ पेमेंट, इट इज अ पेमेंट पर यूनिट। मान लो आप वहां से सोलर वो मंगा रहे हो, सोलर पैनल्स, तो गवर्नमेंट बोल रही है भैया 1,000-100 रुपए पर उस पर सब्सिडी देंगे। अभी देखो देश में भी तो दे रही है ना सब्सिडी। पता है आपको एक्चुअली में गवर्नमेंट, भारत सरकार क्या दे रही है? सोलर लगवाने के लिए सब्सिडी देती है हर आदमी को। तो मान लो बोले सर हम तो बाहर से मंगाएंगे, मंगा लो, उस पर भी दे रही है। हर पैनल पे 5,000 रुपए की सब्सिडी, ऐसा मान लो। तो बस उल्टा दे रही है ताकि आप इंपोर्ट्स करो, खूब बड़े वो देश, बस इसलिए। तो इंपोर्ट सब्सिडीज देती है सर, इट इज अ पेमेंट पर यूनिट जो गवर्नमेंट दे रही है, इंपोर्ट पे दे रही है। और पर यूनिट भी दे सकती है, स्पेसिफिक वाला भी और एड वैलोरम भी दे सकती है, ठीक है। पर पैनल पे 5,000 रुपए, या फिर जितने का आपने मंगाया पूरा उसकी वैल्यू पे 20% दे दो, परसेंटेज, समझ गए? फिर स्पेसिफिक टैरिफ और एड वैलोरम। लेकिन काय पे लगा रही है? सब्सिडी दे रही है। वो तो हम टैरिफ लगाते थे, टैरिफ लगाने से प्राइस बढ़ती है, सब्सिडी देने से प्राइस। समझ में आया? 1.5 लाख का पैनल है, सरकार ने हर पैनल पे 20,000 की सब्सिडी दे दी इंपोर्ट पे, तो कितने का बढ़ा? 1.30 का, सस्ता हो गया ना? तो याद रखिएगा। तो इसमें यह भी लग सकता है पेमेंट पर यूनिट और परसेंट ऑफ वैल्यू ऑन द इंपोर्टेशन ऑफ अ गुड। सर ये एक तरीके का क्या है? अरे यार पढ़ लो सर। इंपोर्ट टैरिफ लगाते हैं, ये एक नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ है, समझ रहे हो? प्रॉफिट हुआ तो माइनस में भी तो लिख सकता हूं, समझ रहे हो? अगर प्रॉफिट हो रहा है, माइनस में लिखा 5,000, प्रॉफिट -5,000, तो इसका मतलब क्या हुआ है? लॉस। वही वाली बात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए तो वो क्या होता है? तो इंपोर्ट टैरिफ के आगे अगर नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ लिखा है तो मतलब, तो इसका मतलब लगा नहीं रहे, उल्टा दे रहे हो। समझ में आ गया? फैक्ट समझ गए सब लोग? ठीक है। तो इट इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ। क्वेश्चन आ सकता है नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है? इंपोर्ट सब्सिडी को बोलते हैं सर, लगा थोड़ी रहे हो, उल्टा दे और रहे हो फायदे। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? ये है। अब सुनिएगा जो 3 बचे हैं बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तीनों को अच्छे से समझना। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, बस वेरी स्मॉल चेंज, सुन लो अच्छे से, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, छोटा छोटा सा फर्क है, क्योंकि वो सेम से लगेंगे, इसलिए मैं आइडेंटिफाई करूंगा। आपको भी वही लाइन याद रखनी है, उसी से आप भी एग्जाम में आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि सिमिलर है सब। सुनो मेरी बात, सामने देखो। सबसे पहले टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस, क्या मतलब? ये वो टैरिफ है जो हम कैसे लगाते हैं? एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। हमारे देश में अगर कोई ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है और ये हमें कंफर्म भी हो गया, व्हेन फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस आर कंफर्म्ड टू बी डिस्टॉर्टिंग, हमें कंफर्म हो गया कि यार चाइना हमारे मार्केट को क्या कर रहा है? डिस्टॉर्ट कर रहा है, खराब कर रहा है, और ये हमारे लिए, हमारे मार्केट, हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए क्या है? डोमेस्टिक फर्म्स के लिए डेट्रीमेंटल है, नुकसानदायक है। समझ में आई मेरी बात? तो हम इसलिए क्या करेंगे, और ये हमें अफेक्ट भी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? एज अ रिस्पॉन्स हम भी क्या इंप्लीमेंट कर देंगे? टैरिफ रिस्पॉन्स लगाएंगे उस पे, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, टू काउंटर एक्ट दीज डिस्टॉर्शंस। सर हमारे यहाँ परेशान, हमारे यहाँ नुकसान कर रहा है, हमें हमारे ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो हम भी रिस्पॉन्स में हाई टैरिफ लगा देंगे एज अ काउंटर करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए। समझ में आया? आपने देखा होगा जब वो आते हैं हमारे देश में पाकिस्तान से टेररिस्ट, तो हम भी तो करके आते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक, तो वैसा ही रिटेलिएशन मतलब दुश्मन को जवाब देना, रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। हमारे यहाँ ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, कंफर्म हो गया अगर तुम्हें कि अगर वो तुम्हारे देश में ट्रेड को खराब कर रहा है जिससे तुम्हारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा, तो फिर तुम भी एज अ रिस्पॉन्स उसके ऊपर क्या लगा सकते हो? हाई टैरिफ्स लगा सकते हो। इसको क्या कहा जाएगा? टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। ये एक प्रकार का रिटेलिएटरी टैरिफ होता है, दुश्मन को जवाब देना होता है बेसिकली।
समझ में आया? इसको ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म भी कहते हैं, क्वेश्चन में आएगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रिगर प्राइस। अगर हमें ट्रिगर किया तो हम भी क्या करेंगे, जवाब देंगे। अगर हमारे यहाँ ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेगा तो हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। फिर मत बोलना, समझ में आ गई है मेरी बात? तो ये कब लगाते हैं? These tariffs are used by the countries as a response to address unfair practices। अगर कोई देश आपके देश में, चाइना आपके देश में अनफेयर फॉरेन, बेटा इससे याद रखोगे ये लाइन आ जाए तो, अगर कोई देश आपके यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है जिससे आपके यहाँ ट्रेड क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है एंड आपकी डोमेस्टिक फर्म्स को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? अरे बोले यस और नो। इसको ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। या तो ये क्वेश्चन आएगा या ये ऊपर वाला आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो सर अब सुनना, सर दूसरा देश हमारे देश में क्या कर सकता है, मतलब कैसे अनफेयर प्रैक्टिसेस कैसे करेगा? देखो अनफेयर काम तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, एक दो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि फॉरेन डंपिंग, आपके देश में तो आप महंगा करके बेचते हो लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा प्राइस गिरा के बेच रहे हो आप। फॉरेन डंपिंग मतलब लोअर प्राइस करके। बस एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे रहे हो। सोचो चाइना अपनी कंपनीज को एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं, बोला इंडिया में बेचो तुम। देखो इंडिया में जब सोचो, मान लो चाइना की कंपनी है, हमारे यहाँ बेचती है, हम क्या लगाते हैं उस पर? टैरिफ। अब हमने उस पर टैरिफ लगा के उसकी प्राइस को बढ़ा दिया, चाइना भी छोड़ता है। अब वो जो कंपनीज का नुकसान होएगा वो कंपनी को क्या दे देता है उधर से? फायदे। बोलो टेंशन मत लो, तुम बेचो इंडिया में, वो टैरिफ लगाएगा ना, मैं इधर से क्या दे रहा हूं, जाओ खराब करो। तो अपने को ऐसा समझ में आ जाता है, बोले यार ये ऐसे कैसे बेच रहा है, हम तो इस पर टैरिफ लगा रहे हैं फिर भी बोलो भाई साहब उसके फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर आपको मतलब समझ में आ जाए, समझ जाओ कि उसको क्या दे रहे हैं अपने देश में कंपनीज को, एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये प्रकार की कुछ गलत काम कई बार होते हैं, एग्जाम्पल दिया उसने। तो आप तब क्या कर सकते हो? रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकते हो। अब सुनना, अगला वाला सुनना और फर्क पहचानना। ऊपर मैंने बोला है अनफेयर, अब मैं नीचे बताऊंगा क्या अनफेयर हो रहा है। सुनना, मतलब वो तो जनरल बात है, ये अब स्पेसिफिकली। अब सुनो, अगर कोई देश आपके देश में डंपिंग कर रहा है तो आप क्या लगाओगे उस पर? ड्यूटीज। एंटी डंपिंग करने की कोशिश करोगे ना, एंटी डंपिंग मतलब वो डंपिंग कर रहा है, तुम उसको काउंटर करने के लिए क्या लगाओगे? एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाओगे। अब कब लगाओगे? सुनना, कब लगाओगे? एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। ये लाइन याद रखना। सर ये एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होता है, जो आप क्यों लगा रहे हो? अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहे हो। जो कब लगाती है सरकार? बाय अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट। अपनी आपकी सरकार लगाती है काय पे? इंपोर्टेड गुड्स पे लगाती है। कब लगाती है? when it believes that the prices they are selling the price below the fair market value। साले छोटे फेयर मार्केट वैल्यू से कम करके बेच रहे हैं। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? अरे यार भाई उस चीज का प्राइस उससे नीचे जा ही नहीं सकता। तुम्हें भी पता है कि यार ये मान लो ये कैलकुलेटर है, बोले यार ये साला 50 रुपए से कम करके कैसे बेच रहे हैं? बोले इससे तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं। तो आप समझ जाओ वो क्या कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है कि फेयर मार्केट प्राइस तुम्हें भी पता है 90 से कम तो कोई का बाप ही नहीं बना सकता इसको, बोलो फिर 50 में कैसे करके बेच रहा है? तो अगर आपको ऐसा लग जाए तो आप उसके ऊपर क्या लगा दो? एंटी डंपिंग ड्यूटी और लगा दो। समझ में आया क्या? तो याद रखिएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है? क्लियर कट, जब क्लियर हो जाए कि दूसरा देश कम प्राइस में बेच रहा है। किससे कम? बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक और देखो ये कब लगाते हैं? देखो when the foreign manufacturers sell the goods in another country at prices below their domestic market और below their average production cost। अरे कॉस्ट से भी कम यार, मैंने कहा ना 90 से कम कोई का बाप ही नहीं बना सकता। वो 50 में बेच रहा है, कैसे हो सकता है ये? तो फिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है हमारे मार्केट को खराब करने के लिए। तो अगर ऐसा क्लियर हो जाए तुमको कि कोई फेयर प्रोडक्शन कॉस्ट, बेटा ये वर्ड याद रखना, फेयर प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू से कम करके बेच रहा है,
तो बेटा क्या लगाओ, कौन सा ड्यूटी लगाओ इस पे, एंटी डंपिंग, क्योंकि हमारे देश में डंपिंग कर रहा है साला, तो उसे बचाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एंटी डंपिंग। तो ये ऊपर में और ये नीचे में फर्क है। वहां ऊपर बोला था जनरल बात कि कोई देश आपके यहाँ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो क्या करोगे, तो आप रिटेलिएटरी टैरिफ लगाओगे। यहां क्या बोला, अगर ये कर रहे हैं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगी। समझ में आया? ये अब सुनना, तो देखो एंटी डंपिंग क्या होता है, एंटी डंपिंग मेजर सरकार लगाती है काय के लिए, जब कोई देश आपके यहाँ पे आके क्या कर रहा है, डंपिंग कर रहा है, टू काउंटर एक्ट द अनफेयर प्राइस एडवांटेज जो उसको कंपनियों से मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप क्या लगाते हो, अनफेयर प्राइस एडवांटेज ऑफ फॉरेन फर्म्स व्हेन डंपिंग इज फाउंड। तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए आप उसमें क्या लगा देते हो, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा देते हो। अब सुनना, ये तभी जस्टिफाइड है, सुनो मेरी बात, डब्ल्यूटीओ क्या कहता है, बोले यार डब्ल्यूटीओ तो बोलते हैं ट्रेड होना चाहिए, ऐसी डंपिंग वंपिंग मत लगाओ, तुम ड्यूटी, तुम्हें मना करेगा, तुम्हें बोलेगा भारत को, बोले यार तुम क्यों लगा रहे हो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, तुम उसको बोलो, बोला सर हमारे यहाँ पे हार्म कर रहा है वो इंडस्ट्रीज को, बोला चलो भी ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ यही कहता है कि अगर कंफर्म है ना तुमको, पक्का ना वो तुम्हारे यहाँ डिस्टॉर्ट कर रहा है, पक्का ना, अगर कंफर्म है तो आप लगाओ, नहीं तो मत लगाओ यार, बिना फालतू में फ्री होना चाहिए ट्रेड, समझ में, खूब ट्रेड करना चाहिए ना, अननेसेसरी झूठा मत लगाओ। मान लो वो ऐसा कुछ कर नहीं रहा और तुम बिना फालतू में उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हो, समझ लो, जैसे गलत इल्जाम लगा रहे हो, बोले गलत इल्जाम लगा के क्यों कर रहे हो, अगर सही में उसने किया है तो लगाओ। समझ में आया? याद रखिएगा। तो दीज मेजर्स आर जस्टिफाइड, ये सिर्फ तभी जस्टिफाइड है कब, अगर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सच में उससे क्या हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, एंड इट इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। समझ में आ गया? अब एग्जाम्पल सुनना बेटा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसमें, एक बार हुआ था ऐसा। अब देखो तुम्हें भी पता है हमारे देश में भी कभी वो जूट है ना, जूट वाले प्रोडक्ट्स खूब आते हैं भाई। जब देश का विभाजन हुआ अपने देश का 1947 में, तो कुछ कॉटन और जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कुछ बांग्लादेश के हिस्से में चली गई, कुछ पाकिस्तान के, कुछ हमारे पास भी है। अब सोचो, लेकिन क्या है, एक अभी क्या है, नेपाल वगैरह है ना, नेपाल और बांग्लादेश इंडिया में जूट की लकड़ी से बने हुए प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सस्ता करके बेच रहा था, कॉस्ट से भी सस्ता, फेयर मार्केट वैल्यू से भी सस्ता। तो आपको समझ में आ गया, और इंडिया ने क्या लगा दिया उसके ऊपर। अब जब ऐसी कम रेट पे बेच रहा है भाई साहब, जो हो ही नहीं सकता, इतनी कम रेट पे बेच रहा है, कॉस्ट से भी कम, तो सरकार ने क्या लगा दिया, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी। समझ में आया? ऐसे ही चाइना से, बेटा ये एग्जांपल आएगा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चाइना से आ रहे थे कुछ कलरफुल वाले स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स, स्टील बॉटल आती है ना, स्टील का कलर क्या होता है, स्टील का कोई कलर नहीं होता सर, स्टील का कोई कलर नहीं होता है। सुनना, अब वहां से आ रहे थे कलर वाली स्टील बॉटल्स, वो देखो दीदी के पास स्टील बॉटल कलर वाली, तो कलर कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स आ रहे थे, भयंकर वाला सस्ता करके बेच रहा था वो, तो कॉस्ट से भी सस्ता, इतना सस्ता कि हमारे भाई हमारा तो बिकेगा ही नहीं ऐसे, तो फिर अरे उसकी कॉस्ट आती है 100 रुपए पड़ना बची है, भाई साहब 40 रुपए में बेच रहा है, विच इज नॉट, अपने को पता है बोले ये तो गलत है। तो अपन जब कंफर्म हो जाए कि वो ऐसा जानबूझ के कर रहा है, हमारे इंडस्ट्रीज को इससे नुकसान होगा, तो क्या होगा फिर, क्या लगा दो। तो इंडिया ने लगाई थी, इंडिया ने कब लगाई थी, इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन कलर कोटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना पे लगाई और यूरोपियन नेशंस पे लगाई, एंड एज वेल एज जूट और जूट प्रोडक्ट्स जो आ रहे थे बांग्लादेश और नेपाल से, उन पे भी लगाई थी 2017 में, तो याद रखिएगा। और लास्ट आज के लिए 17th पॉइंट, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये क्या होता है भाई साहब, ढंग से सुनना, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। अब तीनों में सिमिलैरिटी है, इसमें ढूंढना फर्क क्या है, वो वर्ड से पिक याद करेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए, इफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री, इफ वन कंट्री इज सेलिंग द गुड्स बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू, तो क्या लगाओगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगर कोई भी देश आपके देश में अनफेयर मार्केट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो क्या लगाओगे, टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन,
रिटेलिएटरी टैरिफ। समझ में आया? ऐसे याद होना चाहिए, मेन बात को याद करो बस। काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये क्या होता है, अब सुनना, सुन लो, ये भी थोड़ा सिमिलर है। These duties are the tariffs designed to counteract the artificially low prices। फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे नहीं बोला यहां पे, आर्टिफिशियली लो प्राइसेस, लो प्राइस बोला, सिर्फ फर्क ढूंढो, सिर्फ लो प्राइसेस है। लोअर देन मार्केट वैल्यू बोला क्या? नहीं। लोअर देन प्रोडक्शन कॉस्ट बोला क्या? नहीं। वो आपके यहां आर्टिफिशियली लो प्राइसेस करके बेच रहा है। सुनो, सो दीज आर द टैरिफ्स जो काय के लिए लगाती है सरकार, टू काउंटर एक्ट आर्टिफिशियली लो प्राइसेस सेट बाय द एक्सपोर्टर्स, मतलब अदर कंट्री हु बेनिफिट फ्रॉम एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड टैक्स इंसेंटिव्स। अब आपको एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आएगा। ऐसा रियल में हुआ था। एशियन कंट्रीज बताया था ना मैंने, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साले इंडिया में ये लोग, ये वाले देश इंडिया में गोल्ड आर्टिफिशियली सस्ता करके बेच रहे थे, मतलब लो प्राइस करके बेच रहे थे। तो भाई समझ में आ गया, गवर्नमेंट को पता लगा, गवर्नमेंट ने अब जब पता लगा कि हमारे वाला यहां का बिक नहीं रहा है, भाई सोचो आप, भाई बहुत सस्ता करके बेच रहे थे यहां पे गोल्ड, भाई हमारे देश का मार्केट खराब हो रहा था, तो क्या हुआ फिर, गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए उसके ऊपर एडिशनल 12.5% की ड्यूटी लगा दी, वहां से जो गोल्ड आ रहा था। अच्छा वो ये कैसे कर रहे थे, सस्ता करके गोल्ड क्यों बेच रहे थे? उनको उसका देश क्या दे रहा था? एक्सपोर्ट सब्सिडीज, टैक्स इंसेंटिव्स। बोला तुम बेचो इंडिया में, खराब करो साले के मार्केट को, मैं दूंगा तुम्हें फायदे। ट्रेड डिस्टॉर्शन वाले में क्या लाइन थी? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो तो सब सारी चीजों में आ गया, वो तो सब इंक्लूड कर रहा है ना। इसमें स्पेसिफिकली किसकी बात करी गई है? आर्टिफिशियली लो प्राइसेस की। और ये तो टॉपिक पढ़ाने से पहले ही मैंने बोला था ना, ये सब क्या होते हैं, सिर्फ छोटा सा ही तो फर्क है, ठीक है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, कैसे पहचानोगे? इस वर्ड से पहचानोगे, और वो नीचे वाले से। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज कब लगाती है सरकार, किस पे लगाती है? सर जब कोई देश आपके देश में आर्टिफिशियली लो प्राइस करके बेच रहा हो, और उसको ये फायदा कहां से मिल रहा है? आप उसका देश उसको क्या दे रहा है? एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रहा है एंड टैक्स इंसेंटिव्स दे रहा है, होम कंट्री उनको। समझ लो, तो इसमें लिख लो, चाइना अपनी कंपनीज को क्या दे रहा है? टैक्स इंसेंटिव या सब्सिडीज दे रहा है, दे रहा है। जाओ मार्केट खराब करो। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? ये लाइन याद रखना, ठीक है, ऐसे लिख लिया करो हिंदी में। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज सुनिएगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर इम्पोज्ड बाय द इंपोर्टिंग कंट्री टू न्यूट्रलाइज, बैलेंस करना। भाई वो अपने देश को फायदा दे रहे हैं, खुद की कंपनीज को, हम ले ये ले 12.5% की ड्यूटी, आप कराए तैसी। समझ में आ गई मेरी बात? तो इससे हमने उनको क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। वो अपने वाले को फायदा दे रहा था, हमने लगा दी 12.5%। तो ऐसा किया था क्या गवर्नमेंट ने? यस, सही में किया था। 2016 में इंडिया इम्पोज 12.5% की काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन गोल्ड ज्वेलरी। क्वेश्चन आएगा, यही लाइन लिखी हुई आएगी, तुमसे पूछेगा बोला इसको क्या बोलते हैं? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। समझ में आ गई क्या? कितना हो गया? 17 टैरिफ्स खत्म। तो बेटा सुनिएगा सब लोग, सामने देखो, टैरिफ मेजर्स ये जो होते हैं 17 प्रकार के टैरिफ्स खत्म हो चुके हैं। इसके बाद ये कल पढ़ाऊंगा, कोशिश करेंगे कल ही खत्म हो जाएगा कल हो जाएगा। नहीं वो बड़े होते हैं, दिमाग उन बोरिंग होते हैं वो।